इस फ़न की सरपरस्ती ना होने की वजह से ये फ़न पहलवानी सर बिल्कुल पसे पर्दा चला गया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात पे ज़रा थोड़ा सा इनको गौर करना चाहिए। तो पहले तो जो स्टेडियम जो है या कोई ऐसी चीज़ जिससे गामा पहलवान और बोलू पहलवान का नाम मुंसलिक किया जाए, उसका नाम दिया जाए। ये मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ और आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ख़ानदान के चश्मो चराग की बात करेंगे जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बरसगीर में और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़न पहलवानी की। फ़न पहलवानी का नाम लिया जाए तो गामा पहलवान सबसे के ज़हनों में आ जाता है। आज हम उन्हीं के एक चश्मो चराग जो नासिर बोलू पहलवान से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उससे पहले कि आप हमारे मज़ीद प्रोग्राम को देखें, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। जी आइए नाजरीन, हम आपका और नासिर बोलू के दरमियान आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। हम सबसे पहले नासिर बोलू साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी के बारे में बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारा ख़ानदान है तकरीबन 200 साल से ये हमारा फ़न पहलवानी से वाबस्ता है, जिसमें गामा पहलवान सर फहरिस्त हैं जो मेरे नाना थे। गामा पहलवान रुस्तम ज़मा जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल लिया। फिर मेरे वालिद भोलू पहलवान रुस्तम ज़मा, उन्होंने भी वर्ल्ड टाइटल लिया। ये दो जो हस्तियां हैं जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये अनडिफीटेबल पहलवान कहलाए हैं जिन्होंने आज तक शिकस्त नहीं खाई किसी से भी। बाकी फिर मेरे चचा हैं जो 5 मेरे चचा थे, जिनमें असलम पहलवान, आज़म पहलवान, गोगा पहलवान, हसन पहलवान, अकरम पहलवान, ये सर फहरिस्त है जिन्होंने पूरी दुनिया में फ़न पहलवानी में अपना नाम रोशन किया और मुल्क का नाम बरकरार रखा। तो ये इनका तारफ़ है। और उनसे पहले जो हैं मेरे परदादा भी, वो भी रुस्तम कहलाए हैं, वो भी गुर्ज़बंद पहलवान हुए हैं। वो बरसगीर में जब हिंदुस्तान एक था, पाक हिंद एक ही था, उस वक्त से लेकर अब तक जो हमारा सिलसिला ये ही पहलवानी का चला आ रहा है। अब चूँकि पहलवानी हमारे ख़ानदान में तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी कोई नहीं, एक लड़का है, देखें उसको मैं अल्लाह ताला बेहतर करे। बाकी हमारा ख़ानदान में कोई ऐसा फ़न पहलवानी में कोई नहीं है। बाकी हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने और हमने जो मैंने और ज़ुबैर ने और दूसरे लड़कों ने इस फ़न पहलवानी से वाबस्ता रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहे हैं, जहाँ तक कोशिश थी करते रहे हैं। अब क्योंकि इस फ़न की सरपरस्ती ना होने की वजह से ये फ़न पहलवानी सर बिल्कुल पसे पर्दा चला गया है। आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि आपको जब यहाँ पे तालीम का आपको बहुत शौक़ था, तो आप तालीम के अलावा भी अखाड़ों में चले जाते थे, फिर यहाँ से आपको कराची शिफ्ट किया गया, वो भी ज़रा थोड़ी सी दास्तान बता दें। स्टार्ट में शुरू में मैं और ज़ुबैर जो है ना, हमारी इब्तदाई तालीम जो है ना मोनी रोड से महमदिया स्कूल में थी। मैं और ज़ुबैर दोनों एक साथ पढ़ते थे, मगर मेरी वालदा ने मुझे यहाँ से अलहदा कर दिया, मुझे ले गए कराची, मैं वहाँ मुंतकिल हो गया। मगर क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान पहलवानी से वाबस्ता था, तो ज़ाहिरी बात है, तो शौक़ तो फिर इंसान देख कर होता ही है ज़्यादा। फिर मुझे भी यही शौक़ था। उस वक्त पहलवानी अरूज पे थी। मेरे वालिद, मेरे चचा सब के सब पहलवान थे और सब के सब टाइटल होल्डर थे। ये कुदरत की और ख़ास करम नवाजी होती है। और वो ख़ास तौर पे वो एक तो ये है कि ये फ़न पहलवानी जो है बड़ा पाक पेशा है। अगर वो जब तक पाक रहता है तो वो उससे वाबस्ता रहता है। जब वो उसमें ज़रा सी गलाजत का अंसर आ जाए या किसी चीज़ का आ जाए तो वो दूर चली जाती है पहलवानी। तो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं माशाल्लाह, अल्लाह का करम था, वो वैसे भी बहुत नेक आदमी थे और उनको पहलवानी का तो बेइंतहा शौक़ था। जैसे मेरे नाना थे,
और मैं वहाँ जब कराची मुझे लेकर गए हैं तो मेरी वालदा ने और मेरे वालिद ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। मैं हबीब पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया, मेरा हो गया, मैं वहाँ पढ़ता रहा। फिर मुझे कॉलेज में डीजे साइंस कॉलेज में दाखिला करा दिया, मगर चूँकि उस वक्त पहलवानी बहुत ज़ोरों पर थी और मेरे चचा और सारे, वो चचा तो मेरे बहुत सारे ही करते थे, उस देख हबीब पब्लिक स्कूल की अगर बात की जाए तो वहाँ से नामवर हॉकी के खिलाड़ी भी वहाँ से निकले। बिल्कुल। वहाँ से पहलवानी में अगर आपने नाम बनाया आपके ख़ानदान में वहाँ से, तो वहाँ जब मैं दाखिल था तो मुझे भी शौक़ था, मैं हॉकी खेलता था, हॉकी का प्लेयर था। अच्छा। मैं हॉकी खेलता रहा था। वो फिर जब वो, क्योंकि नस नस में ये पहलवानी थी, मेरे बड़ों का शौक़ था, हमारे सारा ये हमारा काम यही था, तो फिर मुझे भी देख देख के, क्योंकि जब मैं ऊपर से नीचे उतरता, नीचे हमारे क्लब थी और अखाड़ा था, ऊपर हमारी रिहाइश थी। वो अभी भी वैसे ही मैं रन कर रहा हूँ उसको, अखाड़े को, मगर वहाँ अखाड़े में अभी कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है जो अखाड़े के में शौक़ रखता हो। और वो जिम में लड़के आते हैं, जिम वगैरह में वो करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, उनका वो शौक़ चलता रहा है, क्योंकि हमारे बड़ों का ये सिलसिला था, तो इसलिए मैंने वो सिलसिला जारी रखा हुआ है कि ताकि लड़के आते रहें, तो उससे जिसको शौक़ है वो करते रहें और वो अल्लाह ताला उसको उनको कामयाबी दे। कराची के एक बहुत ही अहम जगह पर आपका अखाड़ा है और वहीं पे जिम भी हैं। बिल्कुल। तो आजकल जो जिम के पहलवान हैं, जो जिम के बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको लोग पहलवान करके बुलाते हैं कि पहलवान ये बन गए हैं। आप बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी में कितना फ़र्क समझते हैं? कि जिम का प्लेयर जो तैयार होता है, क्या वो पहलवान बनता है? नहीं, वो बनने को तो नहीं, असल में जब तक आप ट्रेनिंग उसमें ना देंगे पहलवानी में, तो वो बॉडी बिल्डिंग है, वो बॉडी बिल्डिंग, और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उसमें जितना मर्जी ताकतवर बन जाए या कुछ भी बन जाए, अगर उसको उसकी तरबियत ना दी जाए तो वो उसके रूल और रेगुलेशन ही नहीं आएंगे, वो समझ ही नहीं सकेगा। उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी। अब बाहर क्या होता है आजकल, वो WWF और फलाना जो उन्होंने बनाई हुई है, वो सारे जितने भी हैं वो बॉडी बिल्डिंग, वो वैसे फिट तो होते हैं, उनमें ताकत भी होती है, क्योंकि वो इतने हैवी एक्सरसाइज करते हैं, और ताकत तो होती है। अब फिर उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग दे के फिर इसमें शुरू करा देते हैं, ये रेसलिंग और ये फलाना। मगर ये जो पुराने हमारा जो रवायती काम है, वो ये था कि हम पुराने स्टाइल में अपना पहलवानी करते थे, और पहलवानी करके अल्लाह ताला ने हमें जो उसके में अरूज दिया या वो दिया, वो उसी में दिया। नासिर भुल्लू साहब, आप हमें ये बताएं कि जो फ़न पहलवानी है और ये जो WEE की पहलवानी है, इसमें कितना फ़र्क है? इसमें बहुत फ़र्क है। क्या वो सिर्फ दिखावे की है या वो सिर्फ एक्टिंग है और ये असल है? नहीं, असल में मैं आपको बात बताता हूँ, असल में अब प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए, प्रोफेशनल हो गए, शो बिज़ में आ गए हैं, वो शो बिज़ ज़्यादा हो गया। अगर देखें यहाँ भी यही है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, अगर आप हमारी जैसे दफ़ें होती हैं, उसमें एसोसिएशन, वैसे एसोसिएशन बोलते हैं, यहाँ दफ़ बोलते हैं। हमारी एक दफ़ है, दूसरे एक कालू है, एक दूसरी है, तो वो अलग-अलग दफ़े, अगर वो आपस में दूसरों के मद्दे मुकाबल लड़ेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है, वो तो कांटा होगी जिसको बोलते हैं। अगर आप अपने ही पहलवानों को अपनी मर्ज़ी के साथ लड़ाएंगे तो फिर वो शो फाइट होगी, शो बिज़ हो जाएगा। वो उसको ये ऐसे ही वो बाहर का हाल है। अगर वो आपस में कराएंगे, वो आपस में जो उनका फ़ैसला उनके मुताबिक होगा। अगर वो दूसरों के साथ लड़ेंगे तो फिर वो फाइट तो जानवर, जैसे मेरे चचा की अकरम पहलवान की हुई थी, जैसे अनोखी के साथ हुई है, तो वो देखें वो फाइट हुई, वो जीत गया, हमने हार तस्लीम कर ली। जो उसके बाद तस्लीम करने के बाद मेरे वालिद 2 साल तक हम लोग ने अपने घर की शक्ल नहीं देखी। वो क्या वजह बनी? उसकी वजह ये बनी कि देखें, वो मेरे चचा की उम्र उस वक्त काफ़ी थी, एक तो वो मरीज़ थे, उनको ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो तो शुरू से जीतते आए। अब वो उन्होंने एक्सरसाइज भी नहीं की, जितनी जो हमारी पहलवानी की एक्सरसाइज है या जितनी वो करनी चाहिए वो कर ही नहीं सके। नासिर भुल्लू साहब, आपके चचा का जिस तरह पूरा नाम बोल दें जी, आपके चचा ने जिस तरह रेसलिंग की और उस वक्त अनोखी पहलवान के मुकाबले में आए, आपके चचा की उम्र कितनी थी और अनोखी पहलवान की उम्र कितनी थी? उस वक्त मेरे चचा की मेरे हाल अबव 50 से। अच्छा, अबव 50। और अनोखी उस वक्त कितनी उम्र का? वो तो छोटी उम्र का था। अच्छा, वो आदवा से भी ज़्यादा फ़र्क था।
आधा से भी ज़्यादा फ़र्क था। अच्छा। तो वो जवान पूरा उस वक्त टाइटल होल्डर था। फिर वो जब वो कुश्ती लड़ी तो वो तो 3 राउंड लड़ के गए हैं मेरा चचा। अच्छा। बिल्कुल वो एक राउंड लड़ने के काबिल नहीं थे, जो मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें रख के कोई बात यानी नहीं कि कर रहा। अपने तजर्बे की बिना पर वो अपनी विल पावर की बिना पर। हालांकि उसका बाजू जो वो कह रहा है ना कि उसने उतारा है या फलाना उतारा है, वो मेरे चचा का पहले ही उतरा हुआ था, पहले ही। अच्छा अच्छा वो उसको बोलते हैं खोचल हो जाना, यानी कि वो जब एक मरतबा उतर जाए, 2 मरतबा उतर जाए, तो फिर वो अपनी जगह पे जब भी उसको मूवमेंट देंगे ना जोर का, तो वो हिल जाता है, वो तो टूट हम निकल कह जाता है। सकते हैं कि नोकी को पहले से उनकी ये कमजोरी का पता था, सब उसने कुछ। उसका इस्तेमाल किया। सब कुछ पता था। देखें हम लोग जो है ना, जो हमारा ख़ानदान है, हम लोग कभी रिसर्च नहीं करते। हम लोग सिर्फ जब पहलवानी हमारी जोड़ पड़ जाती है ना कहीं इंटरनेशनल या जो, हम अपनी पूरी मेहनत करके अपनी तरफ से कर जाते हैं। आगे फैसला अल्लाह ताला की इख्तियार है। मगर जब वो लोग दूसरे बाहर से इंटरनेशनल फाइट करने आते हैं, वो बाकायदा रिसर्च करते हैं। वो हमारे जितने भी जिससे उन्होंने फाइट करनी है उनकी बाकायदा फिल्में देखते हैं, उनकी वो बाकायदा वो देखते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनकी कमी बेशी जब वो पूछते हैं, फिर उसके ऊपर वो ज़्यादा जोर देते हैं। हमारे जो है, हम लोग वाहिद हमारा ख़ानदान है कि हम लोगों ने अपने देसी स्टाइल में, ओरिएंटल स्टाइल में कुश्तियाँ लड़ी हैं, मगर जब बाहर गए हैं फिर उन्हीं के स्टाइल में लड़के कुश्ती उनको गिराते रहे हैं। ये अल्लाह की खास करम नवाजी है। मगर जब वो आते हैं वो उनके स्टाइल की लड़ते हैं, वो हमारे स्टाइल की कुश्ती कभी नहीं लड़े, हम लोग उनके स्टाइल की लड़ते रहे। नासिर भोलू साहब, जिस तरह मड की रेसलिंग है उसमें भी आपके बड़े ख़ानदान ने बड़ा नाम कमाया, फिर उसमें फ्री स्टाइल रेसलिंग आ गई। ये 1955 में फ्री स्टाइल रेसलिंग आई और आपके चचा ने, आपके बड़ों ने वो शुरू कर दी, और आपने भी फ्री स्टाइल में भी आपने भी नाम कमाया दुनिया में। आपने एशियन चैम्पियनशिप भी जीती फ्री स्टाइल में, बांग्लादेश में हुई थी गलबन। जी, ये असल में ये फ्री स्टाइल रेसलिंग मुतारफ़ कराएगी, ये किंग कॉन्ग पहलवान होते थे। अच्छा। वो लेकर आए थे ये फ्री स्टाइल रेसलिंग। फिर उन्होंने यहाँ शुरू किया, फिर हमारे बड़े भी उसमें गए, उसमें आए, फिर उन्होंने कुश्तियाँ जीतनी शुरू कर आपके दी। कौन कौन से चचा फ्री स्टाइल रेसलिंग में? सारे चचा मेरे फ्री स्टाइल। अच्छा, नाम बोल पहले मैं अकरम चचा, असलम चचा, गोगा आजम, सब हसन जितने भी थे, ये सब के सब फ्री स्टाइल रेसलिंग में भी आ गए। अच्छा, ये सब लोग फ्री स्टाइल रेसलिंग करते रहे हैं। फिर ये बाकायदा जब ये अनोखी आया, देखें बातचीत ये है कि मेहनत तो उसने भी की, मेहनत मेरे चचा से हो नहीं सकी। अगर मेरे चचा के वक्त आता ना, जब वो उनका टाइम था, जब वो पहलवानी की पीक पे थे, अगर ये पहलवान आता तो अल्लाह के फजल से मेरे चचा वो उसके उतने ही टोटे कर देते। ये टाइम वक्त की बात होती है। फिर हम ये बात करना फिर ऐसे है जैसे मजाक करने की वाली बात है, मगर हकीकत यही है। मैं आपको ये कभी इस पे नहीं कंप्रोमाइज़ करता। मैं देखे, मगर मेरे चचा गिरे, मैंने वो भी साफ साफ बता दिया कि ये वजह थी। मगर उसकी बुनियादी वजह यही थी कि मेरे चचा से एक्सरसाइज हो नहीं सकी। हमने उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, मगर हम लोग अब वैसे ही अपने उस पर रहे हैं। मेरे चचा से हो नहीं सकी। फिर मेरे वालिद, जब ये चचा मेरे गिरे हैं, तो मेरे वालिद गोगा पहलवान की कुश्ती उसके साथ करवाने के लिए शुरू हो गए हैं कि मेरे चचा गोगा पहलवान के साथ अनोखी की कुश्ती हो जाए। अच्छा। मेरे वालिद जापान भी गए, अमेरिका गए, मगर वो पहले हाँ कर देता था, फिर नहीं, उन्होंने ना कर दी। फिर ज़ुबैर के साथ पड़ी। अच्छा, हाँ। फिर वो 2 साल तक हम पूरा ख़ानदान, पूरे का पूरा ख़ानदान, जितने आदमी हैं मर्द, हमने अपने घर की शक्ल नहीं देखी। अच्छा, किसी बिल्कुल टोटली कि भाई वो होता है ना कि जैसे कि भाई आ जाते हैं कि भाई आगे चलो अपने घर वालों से मिलने, या वो ऐसे नहीं होता था। पहले हम स्टार्ट में फ़र्खाबाद, उस वक्त बिल्कुल इतनी आबादी कोई नहीं थी। ये लाहौर में दरिया के पार की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त वो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कुछ भी बिल्कुल थी। वहाँ पर करते रहे। फिर जब ये कुश्ती पड़ गई, फिर हम लोग चले गए डेरा गाजी खां। अच्छा, पहले उकाड़े गए हैं थोड़ी देर अरसा के लिए, उकाड़े पे हमारी ज़मीन थी, वहाँ रहे हैं। फिर डेरा गाजी खां चले गए। फिर वहाँ मेहनत की है, मेहनत कराई गई है, मेहनत साथ कराई जाती है, और फिर करने वाले को शौक़ होना चाहिए, फिर वो होती है। फिर वो वहाँ से जब कुश्ती पढ़ के जब आई हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उसका अजर भी दिया, फिर अल्लाह ताला ने करम नवाजी भी की। उसी दौरान मुझे अनोखी ने मुझे कहा था कि भाई मुझे ये पहलवान दे दो। अच्छा, ये मैं लेकर जाऊंगा और पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन कराऊंगा। अच्छा। और आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड टाइटल भी लेगा। मगर मेरे वालिद साहब नहीं माने। उसकी बुनियादी वजह क्या थी?
उस वक्त बुनियादी वजह ये थी कि बड़े सगीर पाक व हिंद में हमारे ख़ानदान का पूरा एक नाम था कि ये पहलवानी ख़ानदान जो है ये पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है और ये अपने पूरी दुनिया में इनका नाम है। वो गिर तो गए, मगर अगर वो गिरने के बाद अगर मेरे वालिद साहब की थी अपनी सोच, देखें हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात। अगर वो कहते थे कि मैं अगर तुम्हें भेज देता, मैं उस वक्त भेज देता, तो फिर इसका मतलब ये है कि आगे इनके ख़ानदान में कोई भी नहीं है। ये मैं उसको शागिर्द बना के ले भी गया और मैं इसको देखे फ़न पहलवानी में इसको कहाँ का नासिर भुल्लू साहब, देखें जारा ने तो आपके ख़ानदान का वो बदला ले लिया उस अनोखी पहलवान से, और अनोखी पहलवान को आज भी वो मुकाबला याद है। पिछले दिनों जैसे पाकिस्तान की वो खसूसी दावत पे भी आए, आप भी वहाँ पे मौजूद थे वो स्टेडियम में, तो वो जारा के बेटे को भी लेके गए, बेटा नहीं, भाई को, छोटे भाई को लेके गए, आबद भतीजे को लेके गए, आबद को लेके गए। तो क्या समझते हैं कि आबद जब आएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, वो किस सतह पर होगी? ये देखें जी, ये तो मेहनत के ऊपर मुनसर है, वो कहाँ तक मेहनत तो वो कर ही रहा है। अब देखें वो उसका फल तो अल्लाह ताला ने देना, वो कर रहा है, देखें कि क्या करता है। मगर ये हमारी जो है ना बिल्कुल बरक्स है यहाँ। हम लोग कभी भी हमारे जो पीछे दौर में चले जाएं, जब तक बढ़े रहे हैं ना हमारे, क्योंकि अब तो है ही कोई नहीं। जितने भी बड़े रहे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग और जितने उनसे भी बुजुर्ग थे वो रहे हैं, तो सब ने यहाँ ही पहलवानी की है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं, तो फिर यहाँ कर अपनी देसी, हालांकि यहाँ इतने लवाजमात तो थे नहीं, पुराने स्टाइल में इन्होंने कुश्तियाँ जोर मेहनत की, जो किया, फिर वहाँ जाकर पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में अब पहलवानी में झंडे गाड़ दिए, फ़न पहलवानी में रुस्तम ज़मा खुलवाए, जो आज तक अल्लाह ताला के अल्लाह। और एक मैं आपको और बात बता दूँ जी, गामा पहलवान वर्ल्ड चैम्पियन आज तक स्टिल वर्ल्ड चैम्पियन है, उसके अभी तक वो उसका टाइटल कोई ले ही नहीं सका अभी तक, मरने के बावजूद, क्योंकि उसके बाद ऐसा टाइटल बाउट हुआ ही नहीं है आज। ये ख़ास अल्लाह ताला की करम नवाज़ी। आपके वालिद साहब के साथ भी कोई मुकाबले में नहीं कोई आता नहीं कोई आता, वो मेरे चचाओं के साथ, मैंने आपको बताया एक वक्त होता है, एक चीज़ होती है, एक वक्त नहीं रहा मेरे चचा का, वो टाइम नहीं था जब वो अनोखी के साथ कुश्ती लड़े हैं। मगर वो किसी वक्त जो अक्लमंद होता है वो ही मार खा जाता है, तो वो मार खा गए, मगर उसके बाद बावजूद हम लोगों ने मेहनत से पीछे नहीं हटे। इसमें तो कोई शक नहीं। नासिर भुल्लू साहब, आपके ख़ानदान की जो फ़न पहलवानी के लिए खिदमात हैं, जो उनके जो करदार है, जो उनकी फतूहात हैं, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं। अगर कोई लिखने पे आए तो किताबों की किताबें ही इस पे लिखी जा सकती हैं आपके ख़ानदान पर। आप बताएं कि आपने जो पहला मुकाबला लड़ा वो किसके ख़िलाफ़ लड़ा? सबसे पहले मेरा जो ये फ़ाइट हुई थी अभी जो कराची में हुई थी, उस वक्त मैं 10वीं क्लास में स्टूडेंट था, तो मेरी पहली इंटरनेशनल फ़ाइट वहाँ हुई जो मेरी ड्रॉ रही। अच्छा, वो किसके साथ थी? वो बरतानिया से पहलवान आया हुआ था। अच्छा, वो भी अच्छा पहलवान था, टाइटल था उसके पास भी, तो मगर वो मेरी ड्रॉ रही। अच्छा। उसके बाद फिर कुश्तियाँ मैंने बाकायदगी से इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली और मैंने बाकायदगी से ये फ़न शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मेरी अल्लाह ताला ने ऐसी करम नवाजी की कि मैं जीतता गया। फिर इसका एक टाइटल बाउट मेरी एक वहाँ बांग्लादेश में उन्होंने करवाई। अच्छा, एशिया चैम्पियन के। अच्छा, तो जो मैंने एशिया टाइटल वहाँ से बांग्लादेश से वो टाइटल जीता मैंने, वो पूरे बरतानिया से, बांग्लादेश से, ये इंडिया से बहुत मुख्तलिफ पहलवान आए हुए थे सारे, जिनसे सबको मैंने हरा के वो टाइटल वहाँ से जीता, एशिया का टाइटल वहाँ से जीता। क्या उस वक़्त आपको हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी कि क्योंकि आज का पहलवान जो बनता है वो कहता है जी जब तक हुकूमत सरपरस्ती नहीं करेगी मैं पहलवान नहीं बन सकता, मेरे अखराजात पूरे नहीं हो सकते। आप जिस दौर में पहलवान थे किसकी सरपरस्ती थी? कौन लोग थे वो जो आपके इतना बड़ा भारी अखराजात बर्दाश्त करते थे? आपके ख़ानदान ने भी फ़न पहलवानी में हिस्सा लिया, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था ये फ़न पहलवानी जो है ना महाराजाओं का काम है कि वो पहलवान पालते थे, उनके ख़ानदानों का घरों के अखराजात पूरे बर्दाश्त करते थे। ये जो आप इसके बारे में मुझे बताएं। ये जो आपने फरमाया ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। पहले महाराजा लोग थे जो ये फ़न पहलवानी को रूज पे लेकर आते थे, उनकी सरपरस्ती करते थे।
जैसे कि मैं एक वाक़या अपने नाना का बताता हूँ। जी ये उस वक्त का है कि जब मेरे नाना तकरीबन 9 साल की या 10 साल की उम्र होगी, 9 साल की या 10 साल की। तो महाराजा पता नहीं इंदौर या पटियाला के महाराजा थे, पटियाला के तो उन्होंने एक मुकाबला करवाया पूरे बड़े सगीर के बड़े बड़े पहलवानों का। वो उठक बैठक का मुकाबला करवाया। अच्छा, तो वो सब पहलवानों को मदऊ किया हुआ था, बहुत पहलवान थे। तो मेरे जो ये मुकाबला कहाँ पे हुआ था? वहीं इंडिया में इंडिया उनकी रियासत में। वो पटियाला वाला जो महाराजा थे ना, ये इनके ऊपर एक बाकायदा किताब भी लिखी गई है जो लाइब्रेरी पाकिस्तान में पड़ी हुई है। जी वो मेरे वालिद साहब के ऊपर भी लिखी गई है, उन्होंने भी लिखी हुई है, वो भी उधर पड़ी है। तो उन्होंने जब ये मुकाबला हुआ तो मेरे नाना का चूँकि बहुत शौक़ था, तो मेरे नाना के जो मामू थे वो महाराजा के वहाँ थे, मुलाजिम थे वो इसी पहलवानी के। तो उन्होंने जब ये गए तो मेरे नाना ने कहा मुझे भी ले जाओ साथ, मेरे को भी उधर उठक बैठक करनी है। उनकी कितनी उस वक्त उम्र थी? 9 साल तकरीबन। 9-10 साल उम्र थी। अच्छा जी 9-10 साल उम्र थी। तो जब उन्होंने कहा तू बच्चा है, तू किधर जाएगा? उन्होंने कहा चल अच्छा मेरे को वैसे ही ले जाए। वो उन्होंने रुमाली, ये इसका कॉस्ट्यूम है ना जी, वो रुमाली होती है। रुमाली। और जब कुश्ती में पढ़ते हैं ना, जब जोर मेहनत करते हैं या कुश्ती करते हैं, अखाड़े में जाते हैं, उस वक्त जांगिया होता है। तो इस रुमाली के ऊपर जांगिया, वो असल में वो मजबूत हो जाता है। जब वो ये गए तो उधर उन्होंने जब देखा था कि सब पहलवानों को पहलवान आगे मैदान में, तो मेरे नाना ने जिद करनी शुरू कर दी कि मुझे भी उधर भेज दो, मेरे को भी करना है, मेरे को भी लगाना है। तो मेरे नाना को मेरे नाना के मामू ने वो डांटा के बैठ जाओ उधर। तो वो महाराजा देख रहे थे, उन्होंने उनको बुलाया कि क्या ये बच्चा क्या जिद कर रहा है? उन्होंने कहा महाराज ये बच्चा कह रहा है कि मैं भी उठक बैठक में शामिल होना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने क्या कर दो, कोई बात नहीं। तो मेरे नाना ने रुमाली पहनी और वो आगे मैदान में मुकाबला शुरू हुआ। सब पहलवानों को मेरे नाना ने जीत दिया। वो उठक बैठक का मुकाबला 9 साल की 10 साल की उम्र तो सिर्फ एक पहलवान था जो लगा था, फिर मेरे नाना ने उसको भी जीता। तो महाराजा ने कहा एक दिन वो आएगा कि ये लड़का जो है ना कुछ बनेगा, देख लेना, इस मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरे नाना और मेरे दादा उस वक्त यतीम थे, इनके वालिदैन जो ना बचपन में फौत हो गए थे। अच्छा। तो इनको शौक़ बहुत था पहलवानी का, इतना शौक़ था कि मेरे नाना सुनाते हैं कि मैं 12 साल मैंने सुकून की नींद नहीं ली। अच्छा। सुकून की नींद नहीं सो सका। वो कैसे? कहते मुझे शौक़ इतना था पहलवानी का, इतना शौक़ था कि जैसे मैं सर्दियों में हैं कैसे भी है, एक ऐसे टूटी फूटी चारपाई पे वैसे ही लेट जाता था, जैसे ठंड ज़्यादा होती थी तो मैं उठ जाता, मैं मेहनत शुरू कर देता, पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, पहले तहज्जुद पढ़ के फिर शुरू हो जाता। जो मेहनत करते थे फिर मेहनत कहते उसका अजर मुझे अल्लाह ताला ने फिर उसको इस शक्ल में दिया कि मैं वर्ल्ड टाइटल, वो भी सुन लीजिएगा। वो भी एक ऐसा वाक़या है कि वहाँ जब ये गए हैं ना जी, वर्ल्ड टाइटल में जब ये गए हैं तो उनको एंट्री नहीं होने दी। अच्छा, वो क्या वजह बनी? वो उन्होंने कहा ये तो है ही कुछ नहीं, ये इतने तो इनका वजूद उस वक्त मेरा ख्याल 120 पाउंड या 130 पता नहीं तकरीबन ऐसा था इनका, 55-60 किलो के करीब। हाँ जी, इतना ही वेट था, बिल्कुल इतने हैवी वेट नहीं थे यहाँ। वो यहाँ कदावर नहीं थे इतने। अच्छा। कद भी दरमियाना था वो वैसे ही। तो वो उन्होंने कहा ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं है जाए। तो वहाँ एक बेल्ट, जो ये बेल्ट थी ना, ये गामा पहलवान जो वहाँ से लेकर आए वर्ल्ड टाइटल, तो वैसे उन्होंने रखी हुई थी। तो देखी उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि पता नहीं कौन खुशकिस्मत होगा जो इसको लेकर जाएगा, किसकी नसीब में होगा ये जो इसको लेकर जाएगा। ये किसने कहा? गामा पहलवान। अच्छा। तो वो आ गए, तो मगर इनको एंट्री कोई नहीं हुई। तो वो इनका मैनेजर था, उन्होंने ना वो एक थिएटर लगा हुआ था वहाँ, उनसे बात की। वो थिएटर वालों ने कहा कि आप ऐसा करें कि हमारे थिएटर के बाहर एक स्टेज लगा लें। स्टेज लगा के तो आप ऐलान कर दें कि जो पहलवान मेरे साथ लड़े, अगर बराबर भी लड़ जाता है, 5 मिनट भी मेरे साथ बराबर लड़ जाए, तो मैं उसको 5 पाउंड इनाम दूंगा।
अच्छा, ये 1910 में, 1910 में। 1910 में। तो ये हुआ सिलसिला जब, तो वहाँ तो पहलवानों की अंबार थे, 500-600 पहलवान थे, बड़ी पूरी दुनिया से आए हुए थे। तो वो आते गए, मेरे नाना ने उसमें लाइनें लगा दी, एक एक दिन में कितने कितने पहलवानों को, सबको गिराना शुरू कर दिया, सब गिरा दें, अच्छा, जो आए सबको गिरा के 2 मिनट नहीं ज़्यादा, 3 मिनट 2 मिनट फारग करते जाएं, इतने सबको गिराना शुरू कर दिया। फिर मीडिया वालों ने उनको अखबारों में लिखा और उसमें लिखा कि ये क्या जाइंट आ गया वहाँ से, इसने तो बाहर लाइनें लगा दी हैं, ये जितने पहलवान मुकाबले में उधर उनको तो बाहर ही गिरा दिया इसने। अच्छा, तो ये तो फिर उनको एंट्री दी, अच्छा, फिर वो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और वो टाइटल वहाँ से लेकर आए। अच्छा। नासिर भोलू साहब, उस वक्त माजी में पहलवानों को बहुत बहुत बड़े गुर्स दिए जाते थे। आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे गुर्स भी मिलते हैं यहाँ के आज के पहलवान को। उस गुर्स में और आज के गुर्स में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या आप बताएं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन। वो उस वक्त वो जो गुर्ज मिलता था उस वक्त उसको वो गुर्जबंद पहलवान कहलाता था। अच्छा, वो गुर्जबंद पहलवान उस वक्त होता था कि जब वो उसने पूरे, अगर बड़े सगीर के बड़े पहलवान है या टाइटल है कोई, तो उसको गिराता था तो फिर वो उसको मिलता था, अच्छा, वरना नहीं मिलता। अब तो वो ट्रॉफी बन गई है, अब उसको जो भी होता है उसको गुर्ज को इनाम दे देते हैं कि ये गुर्ज है, ये इसने फलानी कुश्ती गिराई है उसको गुर्ज में। उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। उस वक्त पहलवान, ये जितने पहलवान है ना, ये तो उनके जो बिल्कुल करने वाले की है ना, वो उनकी जोड़ों में नहीं है। मैं आपको इसका भी वाकया एक बताता हूँ जी, मेरे चचा का वाकया सुनाता हूँ। अच्छा, असलम पहलवान का, ज़ुबैर के वालिद का, चचा का। मेरे चचा की कुश्ती पड़ गई यूनुस पहलवान के साथ, अच्छा, पहली कुश्ती। मैं आपको देखें, मैं किसी चीज़ पे पर्दा नहीं डालता, किसी में नहीं, मैं ये कोई तो देखें, ये हक ये और सच तारीख की- है ये हक और और ये सच की बात मैं आपने हमेशा की है, बिल्कुल इस बात में कभी देखें। कोई शक नहीं है। जब वो मेरे चचा की कुश्ती पड़ी तो मेरे चचा की कुश्ती हुई तो वो करते रहे, आखिर वो मेरे चचा को यूनुस पहलवान ने गिरा दिया। अच्छा, वो एक दाव होता है लपेट मारना, वो लपेट मारी वो चचा, वो ज़रा थोड़ी सी ऐसी ऊंची नीची था, वो उधर से लपेट पड़ी तो मेरे चचा गिर गए। अच्छा, असलम पहलवान। असलम पहलवान गिर गया, वो यूनुस पहलवान जीत के तो चला गया। तो वो घर जब वापस आया तो जाहिर बात है गिरे हुए पहलवान को तो कोई भी मगर मेरे चचा ने कहा कि मेरी जोड़ फिर डालें उसके साथ, यूनुस पहलवान के साथ। सही, मेरी एक मरतबा ज़रूर करें। उन्होंने कहा चल आराम से बैठ, जोड़ डाले, अभी तो गिर गया है तो तेरी जोड़ बांधे, तू कैसे जोड़ा दे गल करना पे, चल बैठ जा उधर। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मेरे चचा ने मेहनत शुरू कर दी। जब मेहनत की तो फिर मेरे चचा ने कहा अब मेरी डाल दो, मेरी कुश्ती डालें उनके साथ। फिर उनके साथ कुश्ती पड़ गई। उस वक्त हाथ जोड़ियाँ बोलते थे कि किसी के साथ जोड़ पड़ती थी तो वो दंगल में, जिसके साथ जोड़ पड़ी है वो दंगल में उसकी हाथ जोड़ी होती थी। बिल्कुल। तो मेरे चचा की यूनुस पहलवान के साथ हाथ जोड़ी हुई थी इस दंगल में। तो हाथ जोड़ी हुई तो मेरे चचा ने यूनुस पहलवान को हाथ मिला के कहा, मैं कहा पहलवान जी अब आप मेहनत करके आइएगा, हाथ मारूंगा और गिरा दूंगा। अच्छा, हाथ मारूंगा और गिरा दूंगा। तो हुआ क्या, फिर जब मेरे चचा आए कुश्ती हुई, हाथ मारा यूनुस पहलवान को नीचे और ये घुटना उन्होंने सर के ऊपर रखा, तो सर उनका इतना इतना ज़मीन के अंदर धंस गया। ओहो। फिर उनको गिरा के कुश्ती गिरा के जब वापस आए तो जुलूस की शक्ल में, जुलूस जब घर के करीब कितना आया, अरसा लगा इस दौरान? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा अरसा ही लगा, 6 महीने या साल। अच्छा, 6 माह के अंदर अंदर ही अपने शिकस्त का बदला ले लिया। ज़्यादा अरसा नहीं। मेरे चचा मेरे देखें, मैं सिर्फ मेरे अकरम चचा जो आखिर में जो इस उम्र में जो, क्योंकि वो मरीज़ थे और वो नहीं तो मेरे चचा देखें, मेरे इमाम बख्श पहलवान भी गिरे हैं, मेरे चचा दूसरे भी गिरे हैं, मगर उन्होंने दोबारा गिर के दोबारा उनको गिराया, फिर उनको गिराया। वाहिद मेरे वालिद भोलू पहलवान थे जो आज तक शिकस्त नहीं खाई। जो मेरे गामा पहलवान मेरे नाना थे, उन्होंने आज तक शिकस्त आज तक बचपन से लेकर बड़े उन्होंने तक कभी शिकस्त नहीं। ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी मेरे वालिद और मेरे नाना को। फिर जब ये यूनुस पहलवान के, मैं ये बात बताने कर रहा हूँ कि जब वो जुलूस की शक्ल में घर के पास आए हैं ना, तो मेरी दादी थी ना, वो अंदर बैठी हुई थी।
तो उसने बोला कि ये वो औरतें भी दूसरी थी, वो सारे बैठे हुए थे, वो वैसी बैठी हुई घर में। अच्छा। तो ये उन्होंने कहा ये शोर किस चीज़ का है? तो औरतों ने कहा तेरा बेटा जो है ना वो कुश्ती गिरा के आया, उसका जुलूस है। तो मेरी दादी के अल्फाज पता क्या थे? अच्छा। वाह अल्लाह दी शान देखो, मेरे खामन दे मालशी है देखो तगड़े सन। अच्छा। ये पहलवानी का म्यार। मेरी दादी कह रही है कि मेरे खामद के मालशिए इमाम बख्श पुरान के मालशिए से तगड़े। तो क्या था उसके बाद ये आहिस्ता 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 चलते नीचे आते हैं। अब ये अगर उस टाइम पे वक्त की बात, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी जो अनोखी के साथ मेरे चचा की ये टाइम की बात है। अगर वो अपने वक्त में अगर इसमें आता तो मेरे चचा अल्लाह के फजल से उसको नासिर बोलो साहब, आपकी एक फ्री स्टाइल में अपने चचा के साथ एक रेसलिंग मुकाबला हुआ था, गोगा ठीक है, और वो भी मेरा हाथ डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब में हुआ था। बिल्कुल। उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो क्या था और वो कैसे मुकाबला हुआ, क्या वो एक नुमाइशी दंगल था? बेशक वो था तो वैसे ही, मगर वो जोड़ तो वो वैसे ही कांटा ही होती थी वो, क्योंकि मैं और मेरे चचा, मैं हालांकि मैंने उनसे ही तरबियत ज़्यादा ली है। ये जो मैं बैक फ्लैंक किक मारता था वो मेरे चचा मारते थे। अच्छा, गोगा पहलवान मैंने उनसे सीखा था। अच्छा। तो हुआ ये कि इसलिए कहते हैं कि कभी भी आप जब बात करो ना अच्छी निकालो, कभी कोई ऐसी बात ना, किसी वक्त भी कबूलियत का वक्त होता है तो आप वक्त को में अच्छी बात निकाला करो। वो 2-4 दिन पहले बैठे हुए थे, क्योंकि वो चचा मेरे इतनी उम्र के नहीं थे। अच्छा। जवानी थे उस वक्त। सही। तो मगर वो उनके साथ हमारा वैसे भी याराना दसाने का सिस्टम भी था, वैसे भी था। तो कहते ओए चल मैं तेरे को मैं भी ढा लेना, मैं तेन, मैं कहा चलो मैं तो तेन पॉइंट ही नहीं देना, मैं तेन आऊँ करके सुट देना, मैं कितने किसी भूले च बैठे। अच्छा। वो मतलब ऐसे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। सही। तो हुआ ये कि जब मेरी कुश्ती हुई उस वक्त ये होती है रिंग में, मगर ये हुई थी हमारे अखाड़े में, क्योंकि उधर देसी कुश्तियाँ भी हो रही थी और ये भी हो रही थी। मगर वो जो अखाड़ा था ना, वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं था। उसमें वो वैसे वो डले बने हुए थे वो उसके। वो बड़े सख्त सख्त जैसे पत्थर की तरह हो जाते हैं, क्योंकि वो नया अखाड़ा बनाने के बाद स्वागा और वो वैसा नहीं मुकम्मल नहीं था वो, मगर थोड़ा थोड़ा था उसमें तो फॉल्ट था उसमें। मगर वो मेरी चचा के साथ कुश्ती हुई तो करते करते मैंने उनको फ्लैंकिंग मारी, फिर उन्होंने मारी मुझे, फिर मैंने कहा तू की मारना, मैं दिन मार के थाना। उन्होंने फिर मुझे मारी, मैंने कहा मैं उन देखूँ कैसी मारनी। मैंने उनको मारी तो कहता हाय, ये मेरे चचा की आवाज़ थी। हाय, मैं क्या है? कहता कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त अजान, जैसे ये ऐसे बात हुई है उसी वक्त अजान का टाइम था, अजान हुई। अच्छा। तो मेरे चचा उधर ही बैठ के लोग हैं, 2 मिनट नहीं हुए ऐसे करके वो बैठे हैं उधर ही, वो गिर गए हैं। तो उनको उसी वक्त अस्पताल ले गए हैं, मगर वो पहले ही फौत हो गए थे। तो ये उस वक्त का ये वाक़या था। फिर उसके बाद देखें, बात ये है कि हर चीज़ में मगर मेहनत में कोई नागा नहीं होने देते थे मेरे वालिद साहब, उसमें कभी भी कोताही नहीं होती थी। उसका भी मैं ये वाक़या सुना देता हूँ। ये देखें, ये क्योंकि ये सिलसिला उसी में चल पड़ा ना, तो मैंने जैसे ही ये फौतगी हुई, हम लोग लाहौर चले गए, वहाँ जाके रहे थोड़े 2-3 दिन हुए, कुल हो गए। तो कुलों के फ़ौरन बाद दूसरे दिन मेरे चचा ने, मेरे वालिद साहब ने कहा चलो भाई सब लोग अपनी मेहनत में आ जाओ, रुमाली बांधो और अखाड़े में आ जाओ। अच्छा। अंदाज़ा करें गोगा पहलवान की फौतगी के दूसरे दिन तो फौतगी का कोई मतलब, उन्होंने कहा मेहनत अपनी जगह थी। अच्छा। फौतगी अफसोस अपनी जगह थी, अफसोस अपनी जगह थे, क्योंकि मेरा जवान भरा मर गया तो तुहाडा चाचा भी मर गया, तो मेहनत तुहाडी है। मेहनत क्योंकि तुसी मेहनत करोगे तो कुछ लवोगे, वो बगैर नहीं तुसी कुछ कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने फिर चल मैं ये बताने का मकसद ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि बगैर मेहनत के वो स्टीरॉयड और वो खा लिया और वो खा लिया। कभी स्टीरॉयड ना खाएं, कभी उसका इस्तेमाल ना करें, नुकसानदेह है, बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग में, इसमें तो नहीं, खैर बॉडी बिल्डिंग वगैरह में भी खाते हैं ना, मगर मैं इसलिए कहता हूँ कि ओरिजिनल एक्सरसाइज, ओरिजिनल विटामिन्स, ओरिजिनल चीज़ें, देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, वो आपको फ़ायदा भी देंगी, आपके लिए बहुत ही असर रखेंगी उसका। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो ज़रूर इस्तेमाल करें। नासिर बोलू साहब,
रुस्तम हिंद, रुस्तम ज़मा, ऐसे ऐसे टाइटल आपके ख़ानदान के पास हैं। आज का पहलवान रुस्तम पाकिस्तान बनता है, आज के पहलवान और उसके पहलवान में, मसलन मैं बात कर रहा हूँ बशीर बोला बाला, मैं बात कर रहा हूँ बिलू शेखुपुरिया, मैं बात कर रहा हूँ इनाम बाट पहलवान, इनको क्या ये कितने पहलवान हैं उस दौर के? और उस दौर में तो इनमें क्या फ़र्क है? उसमें तो मैंने आपको अपने चचा की बात बता रहा हूँ कि मेरी दादी कह रही है, उसका मयार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। उस वक्त का मयार तो बहुत स्टैंडर्ड में था जब मेरे चचा, और उस वक्त बहुत पहलवानी करने वाले। अब तो लड़के ही कोई नहीं है, अब पहलवानी का मयार ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब तो जो थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करके मेहनत करके आएगा तो वो ले लेगा टाइटल, उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले मुश्किल था। पहले तो लड़के ही बहुत ज़्यादा होते थे। आप समझते हैं कि आपने बशीर बोला बाला को भी देखा है, मैंने देखा है उसके मुकाबलों में आप आए हैं, और आपने बिलू शेखपुरिया को भी देखा है, तो आपने देखा कि ये पहलवान हैं कि इनको इतने बड़े टाइटल मिले? नहीं, वो देखे ना, अब जो मयार है पहलवान तो है ही नहीं, तो वो जाहिर बात है जिसने मेहनत किया उसका अजर तो मिलना ही है ना जी। उस मयार के जितने पहलवान हैं उनको तो उन्होंने अपने मयार के मुताबिक उन्होंने गिरा लिया, तो वो टाइटल के अंतर तो हो गए। अगर वो दूसरे, जैसे वो इंडिया के पहलवान आया था तो वो गिरा के, मैं अभी उसी की बात करने लगा था। सतिंदर कुमार आया यहाँ पे आके, उसने चैलेंज भी किया, उसने जिस तरह हमारे पहलवान के छाती पे घुटना रखे उसने ललकारा, और उस वक्त बशीर बोला बाला भी था, रुस्तम पाकिस्तान, और अपना बिलू शेखपुरिया भी था। किसी ने उसका मुकाबला चैलेंज कबूल नहीं किया। अच्छा, वजह क्या बनी? मैं एक बात और, मैं देखें हमारे यहाँ भी बहुत कमियाँ पेशियाँ हैं यहाँ के भी। देखें, एक पहलवान है 20,000 रुपये का, जो उसके मयार की कुश्ती है वो नीचे वाली जोड़े हैं। एक जोड़े तो मुख्तलिफ पड़ती हैं ना, एक बड़ी जोड़ होती है वो उस लेवल के ऊपर होती है। एक मयार है 20,000 का, एक है 50,000 का, 1 लाख का, एक 10 लाख का, जो बड़ा पहलवान है, जो बहुत बड़ा, वो अपने अपने मयार के हिसाब से प्रोफेशनल जो हैं वो ऐसे ही लेते हैं। तो ये जो था इसमें इतना तो है ही नहीं था ना, वो जो जिन्होंने करवाया तो ये उनकी भी तो इसमें है। अगर उस मयार के उस लेवल का कोई पहलवान आगे कराते भले उसमें, मगर वो ज़्यादा फाइट होती तो सही, मगर वो फाइट भी नहीं हुई, वो बात भी नहीं हुई, मगर वो कमी बेशी हमारों में भी थी इसमें, कि वो जोड़ डालने वाले में जोड़ डालने का नहीं पूरा था, सिस्टम नहीं था उन्होंने। नासिर बोलू साहब, अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ भी जा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आपने अपने ख़ानदान के, आप इतने बड़ा नाम आपके ख़ानदान का, क्या कभी दुख हुआ है कि आपका ख़ानदान अब इस लेगेसी को लेके नहीं चला? ओहो, क्या बात कर रहे हैं आप। ओहो, आप देखें, मैं आपको मिसाल दी है मैंने कि 200-250 साल से हमारा फ़न पहलवानी का ये ख़ानदान इससे मुंसलक चला आ रहा है, और टाइटल होल्डर अल्लाह के करम से। देखें, ये पेशा बहुत पाक साफ है, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत की और उसको बड़ा तरीके से कमाया। वो आखिर में क्या हुआ, एक तो सरपरस्ती ना होने की वजह से, सबसे बड़ी देखें सरपरस्ती कुछ ना दे। हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों की ना करें हमारी करें, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई आप एक फ़न की कर रहे हैं तो दूसरों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। सबको करें, मुतवाज़न रख के करें, तो थोड़ा बहुत ज़रूर सरपरस्ती करें, ताकि यहाँ बड़े बड़े लोग, लड़कों को बड़ा बड़ा शौक़ है, मगर जब वो देखते हैं कि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे? जो अपने घर का अखराजात और अपने नहीं अखराजात उठा सकते तो वो कहाँ करेंगे? अगर जिनको ये सहूलत मिल जाए, जैसे कोई नौकरी मिल गई, उनको नौकरी दे दें, चले भाई ऑनरली, ऐसे भाई इनको नौकर कर दिया, फलाना कर दिया, मगर ये करना पड़ेगा छोटे लेवल से। अगर शौक़ पैदा करना है फिर इनको सारी सहूलतें देनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि अखराजात इतने होते हैं। आप तो 1 किलो गोश्त लेने जाएँ तो 1300 रुपये किलो गोश्त है, सिर्फ 1 किलो गोश्त। तो पहलवानों की खुराकें तो आपको मालूम वैसे ही बहुत होती हैं, चाहे वो पहलवान पूरा बने ना बने, वो खुराक में उसने जोर ज़रूर देना। नहीं, मेरा सवाल था कि आपको दुख होता है या नहीं? बिल्कुल, मैं यही बात बता रहा हूँ कि दुख क्यों नहीं होगा, कि यहाँ ये इतने अरसे से हमारे ख़ानदान से लगा सिलसिला चला आ रहा हो और एकदम आके बिल्कुल मुनक़ता हो जाए, ना कोई पहलवान नज़र आए, ना कुछ नज़र आए, तो फिर दुख तो होना ही है। अच्छा नासिर बोलू साहब, मैं यहाँ पे एक और भी बात करूँगा। आप कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती नहीं,
मैं बेगम कलसूम नवाज़ की बात करूँगा, आपकी कज़न, जी जी ठीक है। हुकूमत में उन्होंने बहुत लंबे अरसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत रही, जी। तो क्या उन्होंने भी इस आपके ख़ानदान की इस रस्म को, इस रवाज को, इस फ़न पहलवानी के लिए कुछ नहीं किया? देखें वो थी तो मेरी बहन ही, मगर मैंने भी उनको ये नहीं कहा कि आप इस पर तवज्जो दें। मैंने एक मरतबा ये ज़रूर कहा था कि बाजी हर एक फ़न का हर एक के नाम से मुंसलिक कोई ना कोई ग्राउंड है या कोई ना कोई चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके भी नाना थे, मेरे भी नाना थे, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि उनके नाम से कोई स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स, स्टेडियम वगैरह, जैसे ये क्योंकि वो मुनफरद थे अपने फ़न पहलवानी से, फिर उनका खाली ये ही नहीं थे कि वो पहलवान थे वो और मुनफरद थे, मगर वो अपनी जो उनका किरदार था उसमें भी मुनफरद थे, कोई शक नहीं। क्योंकि आप एक बात जहन नशीन कर लें, नाम सिर्फ किरदार का होता है, बिल्कुल ठीक है, वो ज़िंदा रहता है, तो इसीलिए वो किरदार के बाकिरदार आदमी थे, तो इसलिए उनका नाम अभी तक देख लें वो सिलसिला अल्लाह ताला की तरफ से भी चला। हालांकि उनकी औलाद में से 6 बेटे, 6 के 6 फौत हो गए थे, सही, सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी। हाँ जी। और बेटी की औलाद देखें, अल्लाह ताला ने उनको उसका भी अजर दिया। किस शक्ल में दिया? कलसूम नवाज, कि उनकी नवासी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बेगम भी थी। देख फिर मैं ये फिर मेरे वालिद साहब के मामा जो थे हमीदा पहलवान, वो उनका भी दामाद जनरल काजी, वो भी जनरल थे, वो फौज में थे। सही, जनरल काजी जो इसमें इतलात के मिनिस्टर भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो देखें अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी का अजर देता है, मगर वो बेशक वो आदमी मौजूद नहीं होता या कुछ नहीं होता, उसकी आल औलाद में कहीं जो नेक आदमी है अल्लाह ताला उसको सिलसिला जारी रहता है। यहाँ दुनिया में भी है और आखिरत में भी। तो उनके नाम का फिर स्टेडियम नहीं बन सका? स्टेडियम नहीं बन सका, ये मुझे अफसोस तो है इस बात का। बहरहाल मेरी अब भी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, जो भी क्योंकि मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा आगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात पे ज़रा थोड़ा सा इनको गौर करना चाहिए। तो पहले तो जो स्टेडियम जो है या कोई ऐसी चीज़ जिससे गामा पहलवान और बोलू पहलवान का नाम मुंसलिक किया जाए, उसका नाम दिया जाए, ये मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखें जहाँ भी जाएं इंडिया में भी वो कहीं पहलवानी का नाम जब आप लेंगे तो अल्लाह के फजल से आज भी यही नाम लाजमी आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेहरबानी करें, इस बात पे थोड़ा सा ज़रा गौर करें और उस पर तवज्जो देकर इस पर अमल कर दें, ज़रा मेहरबानी होगी उनकी। और फ़न पहलवानी पे जो लड़के करने वाले हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा सरपरस्ती रखें, उनके पे हाथ रखें। बड़े बड़े शौकीन लड़के हैं या बड़े बड़े शौक़ करने वाले हैं, तो अगर आप थोड़ी सी सरपरस्ती देंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। फ़न पहलवानी में भी ठीक है, दूसरी आप गेमों पे तवज्जो देते हैं, मगर थोड़ा सा इस पे भी ज़रा तवज्जो दीजिए। बिल्कुल इस पे बिल्कुल ये ना करें कि ना तवज्जो दें, मेहरबानी करके इस पे तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। बड़ा आप गहरी निगाह रखते हैं, तो हमारे पाकिस्तान के किस इलाके में इस वक्त भी फ़न पहलवानी बहुत काम कर रही है, फ़न पहलवानी नज़र आ रही है, वहाँ पे पहलवानी हो रही है? यहाँ रियासत की तरफ बहुत लड़के अभी भी लड़के करते हैं, रियासत में मुल्तान साइड, रियासत के इधर बावलनगर, बावलपुर वगैरह, यहाँ इस साइड पे लड़के हैं जो अभी भी बहुत शौकीन है करने के। वहाँ देखें कबड्डी के भी बहुत शौकीन, कबड्डी भी बहुत लड़के उस इलाके में बहुत ज़्यादा कबड्डी के नुमाइशी मुकाबले, ये देखें ना के नुमाइशी मैच, वो इसलिए कि वो देखें ना जिसमें ताकत होगी, आप जिस्मानी तौर पे भी ताकतवर हों, दिमागी तौर पे भी ताकतवर हों, तो अल्लाह ताला, और फिर उसमें दिमागी तौर में भी आपकी नीयत ठीक हो, आप अल्लाह का नाम लेकर जो काम करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा। नासिर बोलो साहब, लाहौर में बहुत सारे अखाड़े होते थे, आज बंद हो गए, उसकी वजह यही मैंने आपको बताया ना, इसी वजह से कि भाई फिर देखे ना, फिर शौक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। जब आप उसको चाम नहीं देंगे, आपको पता कि इसमें कुछ है ही कुछ नहीं,
इसमें ना किसी को तनख्वाह मिलनी है, ना किसी को नौकरी मिलनी है, मेहनत भी करनी है, अपने तौर पे करनी है। आगे तो अगर मेहनत करके अगर कुछ गिरा भी लेते हैं या कर भी लेते हैं तो वो उसका पैसा इतना सरमाया नहीं मिलेगा जितना आप सालों साल लगा के। ये कोई 1 साल में या 2 साल में तो नहीं बन जाता पहलवान, ये तो सालों लगते हैं इसको बनने में। ऐसा ही है। तो उस पर अखराजात तो लाजमी तौर पे जिसको शौक है फिर वो पूरे का पूरा ख़ानदान इसी पे लगा होता है कि भाई चलो किसी तरीके से मेरा बेटा बन जाए या कर जाए, तगड़ा हो जाए दूसरों से। फिर वो भटक जाते हैं। यहाँ मर्ज़ भी यही है कि जब सरपरस्ती नहीं होती, जब उसको आगे नज़र नहीं कुछ आता, कुछ मिल नहीं रहा मुझे, तो खाना भूख अफलास इतनी बुरी चीज़ है कि वो भटका देती है इंसान। तो ये भी एक वजह बन गई है कि आज जो पहलवान बन जाए, थोड़ा सा उसमें ताकत आती है, तो वो बदमाशी की जानिब लाइन ये क्यों चली जाती है? ये अभी तो मैंने आपको ये बताया कि ये भूख अफलास इतनी, अल्लाह माफ़ करे, इतनी नामुराद चीज़ है कि ये भटका देती है। बहुत कम लोग होते हैं जो साबित कदम रहते हैं, मगर ये ज़्यादातर ये ज़रूरी नहीं है कि ये पहलवान नहीं करते। जो असल पहलवान है, पहलवानों का शेवा नहीं है ये। मैंने आपको जी हाँ, ये बदमाशी, ये पहलवानों, ये जिन्होंने अल्लाह माफ़ करे जो बदमाश वो दूसरे हैं जिन्होंने वो कत्ल गारत करते हैं, उसको पहलवान कहना शुरू कर दिया हुआ। ये वजह बनी तो वो असल लोगों को वो जो उनके जहन नशीन हो गई है ना बात, वो ये हो गई है को पहलवान जी आए, वो जिन्होंने 10 कत्ल किए हैं या 20 कत्ल किए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िर, तो वो जहन नशीन वो है, असले वाला पहलवान, वो पहलवान और आम पहलवान वाला वो जैसे कि अब जिसको बना देते हैं कि फलाना रुस्तम फलाना, वो अब सियासतदान सब टाइटल होल्डर आ गए, पंजाब का वो बन गया, फलाना बन गया, जो पहलवानों के टाइटल थे अब वो सियासतदानों में आ गए। ये सिलसिले चलते आ रहे हैं बस। नासिर भोलू पहलवान, आप के साथ गुफ्तगू हो रही थी और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने ख़ानदान के बारे में बताया, मगर यहाँ पे अफसोस भी हुआ कि आपकी वो लेगेसी आपसे आगे नहीं चल सकी। मगर इसकी वजूहात तो आपने बता दी कि जब तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी उस वक़्त तक फ़न पहलवानी को कभी अरूज नहीं आ सकता। और हम दुआ करते हैं कि हुकूमत इस जानिब सोचे, क्योंकि ये एक ऐसा पाक साफ खेल है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ़ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन हो सकता है। मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अब हम आपको दिखाएंगे नासिर भोलू पहलवान की वो रेसिंग जो उन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी को चित कर जीती थी, और वो नासिर भोलू ने उसके ख़िलाफ़ ऐसे दाव पेच लगाए थे कि वो दोबारा रिंग से भागने पर मजबूर हो गया और अंपायर्स की जानिब से नासिर भोलू को चैम्पियन करार दिया गया। इस वक्त मुकाबला शुरू होगा। पाकिस्तान के नामवर पहलवान, आलमी शोहरत याफ्ता रुस्तम जमा भोलू पहलवान के फर्जंद नासिर भोलू और अमेरिका के मशहूर पहलवान हेनेसी के दरमियान हेनेसी ने 1968 में ओलंपिक खेलों में अमेरिका की नुमाइंदगी की थी। इन मुकाबलों के दूसरे दिन हेनेसी ने नासिर भोलू को चैलेंज किया था, और ये है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान नासिर भोलू रिंग में दाखिल हुए, सुर्ख गाउन पहने हुए। इनका कहना है कि वो अपने बुजुर्गों की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देंगे और हमेशा पाकिस्तान का नाम कुश्ती के मैदान में ऊंचा रखेंगे, शानदार कामयाबियां हासिल करके। और ये है अमेरिकी पहलवान हेनेसी, जिन्होंने 1968 में ओलंपिक खेलों में नुमाइंदगी की थी अपने मुल्क की। इस वक्त नासिर भोलू सफेद कॉस्ट्यूम में, और ये है अमेरिकी पहलवान जिनको अभी आपने देखा, हेनेसी। हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इस मुकाबले को बड़े शौक से देखने के लिए बेताब। और इस मुकाबले के रेफरी हैं पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता साबिक पहलवान जनाब मजहर डार। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए
और मुकाबला शुरू हुआ। हेनेसी और नासिर भोलू झपकी दे रहे हैं। हेनेसी, नासिर देख रहे हैं कि कौन सा दाव इस वक्त आजमाएं, और हेनेसी ने नासिर भोलू का नेक लॉक लगाया हुआ है और यही अंदाज नासिर भोलू ने आजमाया। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे, और ये जोरदार ज़रबे हेनेसी के सीने पर। की जानिब से इंटरनेशनल स्टार रेसलिंग चैंपियनशिप मुकाबले हॉकी में पाकिस्तान स्टेडियम कराची लीग में नासिर भोलू और हेनेसी। ये पहली जर्ब, दूसरी जर्ब नासिर भोलू के सीने पर, और इस वक्त उन्होंने गर्दन दबाई हुई है और गला घुट रहे हैं, लेकिन रेफरी मजरदार ने छुड़ाने की कोशिश की, काफी जोरदार वार्निंग की, और ये जोरदार उन्होंने जब लगाई थी और नासिर को उठाया और नीचे पटका हेनेसी ने, और दोनों हाथों की मदद से फिर कमर पर जब लगाई। ये दूसरी मर्तबा नासिर भोलू इस वक्त नीचे गिरे हुए हैं। मुकाबले तो शुरू हुए 1 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं। हेनेसी ने फ्लैश किया, फ्लाइंग किक लगाई नासिर भोलू पर। इस वक्त नासिर भोलू को आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था, क्योंकि उन्होंने पुरुष किया था, लेकिन नासिर भोलू ने अपने आप को संभाला, और इसके बाद अब नासिर भोलू ने हेनेसी के खेल में लगानी शुरू की। जैसे ही नासिर ने अलहदा किया, नासिर भोलू के खिलाफ हेनेसी ने मुक्के लगाने शुरू कर दिए। फिर जब लगाई, क्योंकि हेनेसी के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया है नासिर भोलू की सख्त जरबों के बाइस। नासिर भोलू को उठाया और बहुत जोरदार उनकी रीढ़ की हड्डी पर यानी बैक ब्रेक लगाने की कोशिश की। हेनेसी ने उनको पकड़ा और इस वक्त दोनों टांगों को उन्होंने सीजर लगाई है और जल्द ही पूरी उनकी रान पर। नासिर भोलू के सफेद जांघे पर आप हेनेसी को भी देख सकते हैं। इस वक्त काफी सर और आंखों को उन्होंने नासिर भोलू की आंखों को रस्से पर रगड़ा, ताकि काफी इस फाउल करने पर, और ये नासिर भोलू की फ्लाइंग किक हेनेसी के खिलाफ। हेनेसी अपने हाथ के इशारे से कह रहा है, ये दूसरी फ्लाइंग किक हेनेसी रिंग के बाहर, नासिर भोलू रिंग के अंदर। हेनेसी अभी तक रिंग के बाहर है, डर खड़ा रहे हैं, क्योंकि यह के बाद दिख दो फ्लाइंग किक्स ने जो कि नासिर भोलू ने लगाई थी, हेनेसी को दरखा दिया है और बिल्कुल वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। रिंग के बाहर अभी तक हेनेसी रिंग के बाहर, और रुस्तम ज़बां भोलू पहलवान मरहूम के फर्जंद नासिर भोलू रिंग के अंदर। ये चैलेंज कुश्ती है जो कि हेनेसी ने कल नासिर भोलू को चैलेंज किया था और कहा था कि वो उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तब शायद टीम इसके लिए बहुत ही मुंतजिर थे, और इस वक्त फ्लाइंग किक के बाइस हेनेसी रिंग के बाहर गए थे, गिर गए थे, और इस वक्त इन दोनों पहलवानों के दरमियान फिर मुकाबला शुरू है। मुकाबले को शुरू हुए तकरीबन 4 मिनट और 30 सेकंड हो चुके हैं। हेनेसी ने नासिर भोलू के और बिल्कुल अपनी आला ताकत को बता करते हुए बैक फ्लाइंग किक लगाई। बैक किक, हेनेसी इस दाव को नहीं समझ सके और फिर एक फ्लाइंग किक नासिर भोलू की बिल्कुल निडाल नजर आते हैं। नासिर भोलू ने हेनेसी को उठाया और बिल्कुल अपने सर से लाकर नीचे पटका। इस वक्त बेयारो मददगार
हेनेसी रिंग में गिरे हुए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। अभी तक 2 फ्लाइंग किक के बाद हेनेसी खड़े होने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन वो खड़े हुए और नासिर भोलू की कोशिश कि उनकी टांगों को पकड़े, और इस मर्तबा हेनेसी ने नासिर भोलू को नीचे गिराया है और फाल करने की कोशिश करे, लेकिन बहुत फुर्ती के साथ ब्रिज बनाते हुए नासिर भोलू ने अपने आप को फाल होने से बचाया। इस वक्त मुंह पर हाथ रख रहे हैं और उन बिल्कुल गले पर हेनेसी का हाथ, क्योंकि नासिर भोलू की टांग रस्से के पास करीब थी, उन्होंने बहुत फुर्ती से उसे हटाया और दोनों पहलवान लड़ते लड़ते बिल्कुल रिंग के पास पहुंच गए हैं, रस्सों के पास, रोप के करीब, और काफी सख्ती से हेनेसी ने नेक लॉक लगाया हुआ है और दोनों पहलवान के पैर इस वक्त रोप पे आ गए हैं। नासिर भोलू की गर्दन पे हेनेसी का हाथ, उसे गला घोटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेफरी मज़ादार ने उनका हाथ हटाया और अभी तक हेनेसी ने नासिर भोलू का गर्दन पकड़ी हुई है। मुकाबले कुछ शुरू हुए, 6 मिनट हो गए और नासिर भोलू ने एक मरतबा फिर हेनेसी को रिंग के बाहर गिराया। यह दूसरा मौका है कि अमरीकी पहलवान हेनेसी रिंग के बाहर गिरे। अपने इशारे से उनको बुला रहे हैं कि वो आए, रिंग में आए और उनका मुकाबला करें। हेनेसी रिंग के और रेफरी मज़ादार ने नासिर भोलू को फातेह करार दे दिया है, क्योंकि हेनेसी जो है वो मुकाबले से गुरेज कर रहे थे। 2 मरतबा रिंग में गिरने के बाद वो टेक्निकल कमेटी के पास जिसका कोई जवाब नहीं था, जिस पर रेफरी 7 मिनट और 20 सेकंड के बाद पाकिस्तान के सबूत नासिर भोलू को फातेह करार दे दिया है। मैं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर लड़ेंगे। हेलो, ये जहां चाहे फिर लड़ ले दोबारा। मैं अब ये